दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की राजनीति के सबसे ताकतवर, सटीक और बेहद चर्चित स्ट्रैटेजिस्ट के बारे में। उनके दिमाग को पढ़ना समझ लीजिए आसान नहीं है, पर आज इस एक्सप्लेनर में हम उस ठंडे और नपे तुले गणित, उस कोल्ड कैलकुलेटेड मैथमेटिक्स को डिकोड करेंगे जिसने इस हैरानगेज राजनीतिक उफान को जन्म दिया है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वो सच में आधुनिक भारत के चाणक्य हैं या फिर देश के सबसे ज्यादा पोलराइजिंग टैक्टिशियन? देखिए, उनके जोरदार भाषणों और इन तमाम बहसों के पीछे ना दरअसल एक बहुत ही शांत डेटा ड्रिवन कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है। ये सिर्फ चुनाव जीतने की बात बिल्कुल नहीं है। ये शतरंज की तरह कई चाल आगे की तैयारी है जिसका असर सीधे हमारे देश की दिशा पर पड़ता है। सेक्शन 1, द स्टॉक ब्रोकर्स पॉलिटिकल फॉर्मूला। एक ऐसा फॉर्मूला जिसने राजनीति का गणित ही बदल दिया। आपको पता है, गुजरात के मानसा में जन्म लेने वाले अमित शाह पर अपनी गांधीवादी मां कुसुमबेन का बहुत गहरा असर था, पर उन्होंने अपने पिता के बिजनेस लाइन से बगावत करके आरएसएस का रास्ता चुना। अब पारंपरिक राजनीति तो जज्बातों और गुटबाजी पर चलती है, राइट? लेकिन ये शाह फॉर्मूला दो बिल्कुल ही अलग चीजों पर आधारित है, बायोकेमिस्ट्री और स्टॉक मार्केट। सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर बायोकेमिस्ट्री ने उन्हें किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को माइक्रो लेवल पर सॉल्व करना सिखाया, और शेयर बाजार ने सिखाया कि डूबते हुए या अंडरवैल्यूड एसेट्स को पहचानकर मुनाफा कैसे बनाया जाए। उन्होंने लिटरली इस स्टॉक मार्केट थियरी को राजनीति के मैदान में उतार दिया। उनका मानना है, हर बूथ एक शेयर है और हर वोटर एक इन्वेस्टर। इसका सबसे कमाल का एग्जाम्पल हमें 1999 में देखने को मिला था। जब वो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने उस धाराशाही बैंक को ताकतवर बनाने के लिए आम किसानों को ही शेयर होल्डर बना डाला। ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने बिल्कुल गेम चेंज कर दिया। सेक्शन 2, द अनब्रेकेबल मोदी शाह बॉन्ड। एक ऐसी पार्टनरशिप जो 40 साल पुराने ब्लाइंड ट्रस्ट पर टिकी है। इनकी पहली मुलाकात 1982 में अहमदाबाद में हुई थी, और 1990 के दशक तक आते आते जब नरेंद्र मोदी दिल्ली में थे तब शाह उनकी आंख और कान बनकर गुजरात में डटे रहे। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2002 में, जब लग रहा था कि पूरी दुनिया खिलाफ है। तब उन्होंने रात रात भर जागकर लीगल फाइल्स तैयार की और एक अटूट ढाल बन गए। आप इस बात से अंदाजा लगाइए, आज भी पूरी पार्टी में वही एकमात्र शख्स माने जाते हैं जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को टोक सकते हैं और उन्हें बिल्कुल क्लियर सच्चाई बता सकते हैं। सेक्शन 3, एग्जाइल, जेल एंड रेजरेक्शन। चलिए, अब अमित शाह के उस सबसे मुश्किल दौर की बात करते हैं जब विरोधियों ने मान लिया था कि बस इनकी कहानी अब खत्म। साल 2010, सोहराबुद्दीन केस में उनकी गिरफ्तारी होती है। उन्हें जेल जाना पड़ता है और फिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें गुजरात से ताड़ी पार कर देती है। ये उनके लिए एक पर्सनल ट्रेजेडी का भी वक्त था, क्योंकि उसी साल उन्होंने अपनी मां को खो दिया जिनके वो बेहद करीब थे। परिवार ने एक तरह का सामाजिक बहिष्कार झेला, लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। 2013 में उन्हें यूपी का प्रभारी बनाया गया और 2014 में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। हालांकि ऑपोजिशन आज भी ये दावा करता है कि ये क्लीन चिट सत्ता बदलने की वजह से मिली थी, पर अमित शाह के लिए ये क्लियर कट एक राजनीतिक पुनर्जन्म था। पर इस पूरे फेस की सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? उन्होंने इस सबसे बुरे वक्त को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। साबरमती जेल में निराश बैठने की जगह उन्होंने चाणक्य नीति और छत्रपति शिवाजी महाराज की वॉर स्ट्रैटेजीज को घोंट कर पी लिया। और जब वो दिल्ली के गुजरात भवन में तड़ापार थे, उन्होंने उस छोटे से कमरे को एक रिलेंटलेस कंट्रोल रूम में बदल डाला। सिस्टम को पलटने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सेक्शन 4, द अल्टीमेट इलेक्शन मशीन। यहां से शुरू होता है दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण। तो जब उन्हें यूपी भेजा गया ना, तो दिल्ली के पत्रकारों ने उनकी हिंदी और यूपी की जमीनी समझ का बड़ा मजाक उड़ाया। पर उन्होंने इसका जवाब कैसे दिया? अपने ब्रह्मास्त्र मॉडल से, जिसे हम पन्ना प्रमुख कहते हैं। ये सच में पुरानी राजनीति की जड़ें हिलाने वाली तकनीक थी। उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं की एक ऐसी फौज खड़ी कर दी जो सीधे उनके वॉर रूम से जुड़ी थी। इस सिस्टम में हर वर्कर सिर्फ वोटर लिस्ट के एक पन्ने के लिए, यानी बस कुछ गिने चुने परिवारों के लिए स्ट्रिक्टली जवाबदेह था। जरा इमेजिन कीजिए, रात के 2 बज रहे हैं, यूपी के किसी दूर दराज गांव में एक वर्कर का अचानक फोन बजता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, क्या आज तुमने उस वोटर के घर चाय पी, उसकी समस्या सुनी? जस्ट थिंक अबाउट इट। इस एक 2 AM फोन कॉल ने पूरी पार्टी में डिसिप्लिन की ऐसी बिजली दौड़ा दी जिसका किसी ने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। उन्होंने यूपी जैसे बड़े राज्य के चुनाव को ठीक किसी बायोकेमिस्ट्री इक्वेशन की तरह प्रिसिजन से सॉल्व कर दिया। अगर आपको उनके जमीनी गणित पर अभी भी डाउट है तो ये नंबर ध्यान से सुनिए, 29। अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में उन्होंने 29 व्यक्तिगत चुनाव लड़े हैं, और पता है क्या, वो एक भी नहीं हारे हैं। 0 लॉसेस। 2014 में यूपी की 80 में से 73 सीटें जितवाना इस बात का सॉलिड प्रूफ था कि उनकी डेटा और राजनीतिक मैथमेटिक्स की समझ किस लेवल की है। सेक्शन 5, बोल्ड मूव्स एंड कंट्रोवर्सीज। बतौर गृह मंत्री उनके कड़े फैसले और उनका डीप इम्पैक्ट।
होम मिनिस्टर के तौर पर सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि आर्टिकल 370 को हटाने को मानती है। ये महीनों की एक ऐसी सीक्रेट और सटीक प्लानिंग थी जिसमें सैटेलाइट फोन तक ट्रैक किए गए थे ताकि बिल्कुल खराबी या खून खराबा ना हो। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में बोडो और ब्रूस शरणार्थी अग्रीमेंट्स हुए जिससे दशकों पुरानी हिंसा थमी और ईडी द्वारा काफी मैसिव स्केल पर कैश सीजर्स किए गए। ये उनके प्रशासन के सबसे बड़े स्टेटेड अचीवमेंट्स हैं। लेकिन देखिए, तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जहां आलोचक बहुत तीखे सवाल उठाते हैं। मणिपुर की हिंसा और अशांति एक ऐसी समस्या है जिसे गृह मंत्रालय के आगे सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इसके साथ ही लोकतंत्र को दबाने, कड़ी कार्रवाई के नाम पर एजेंसीज के बायस और दुरुपयोग और समाज में गहरा ध्रुवीकरण यानी डीप सोशल पोलराइजेशन पैदा करने के काफी गंभीर आरोप विरोधियों द्वारा लगातार लगाए जाते हैं। यहां पर हम बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, बस जो क्लेम्स हैं उन्हें समझना जरूरी है। इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को ऑपोजिशन एक वॉशिंग मशीन थ्योरी के रूप में पेश करता है। उनका क्लियर दावा है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विरोधी नेताओं को तोड़ने के लिए किया जाता है। वो हेमंता बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं का एग्जाम्पल देकर कहते हैं कि पार्टी ज्वाइन करते ही इन पर इन्वेस्टिगेशंस रुक गईं। वहीं अमित शाह और सरकार का डिफेंस बिल्कुल सीधा और सख्त है। उनका कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, किसी को बख्शा नहीं जा रहा और सब कुछ बिल्कुल प्रोसेस से चल रहा है। वैसे इन सब सीरियस डिबेट्स के बीच उनका एक काफी चुलबुला साइड भी है। एक बार जब किसी ने उनसे वजन कम होने पर सवाल पूछा तो उन्होंने मजाक में कहा था, मैंने चीनी को कांग्रेस समझ लिया था। काफी क्लेवर, राइट? ये उनकी शख्सियत का वो हिस्सा है जो हमें कम ही दिखता है। हालांकि वो रोज ध्यान और पूजा पाठ करते हैं और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनका बेटा बखूबी शामिल है, पर उनके वर्क एथिक का लेवल ये है कि 2019 में अपनी लिपोमा सर्जरी के ठीक अगले दिन वो वापस दफ्तर आकर काम कर रहे थे। सेक्शन 6 व्हाट लाइज बियॉन्ड 2029, एक ऐसा सवाल जो अब धीरे धीरे सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। इंडियन पॉलिटिक्स के आगे अब सक्सेशन यानी उत्तराधिकार का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। एक तरफ है किंग मेकर जो ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रैटेजी का सुप्रीम मास्टर है, और दूसरी तरफ होता है किंग जिसके पास एब्सोल्यूट मास पॉपुलैरिटी होती है। अब पार्टी के ऊपर अमित शाह का पूरा नियंत्रण तो है, पर क्रिटिक जरूर पूछते हैं कि क्या उनके पास वो सीधी मास पॉपुलैरिटी है जिसके बल पर प्रधानमंत्री का पद हासिल किया जाए, स्पेशली तब जब योगी आदित्यनाथ जैसे मास लीडर्स की चर्चा लगातार चल रही होती है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है जो इंसान वहां से सोचना शुरू करता है जहां बाकी सबकी सोच खत्म हो जाती है, जो दशकों आगे का कैलकुलेशन दिमाग में लेकर चलता है। क्या उस अल्टीमेट स्ट्रेटेजिस्ट ने 2029 के लिए अपनी आखिरी और सबसे बड़ी चाल अभी से तैयार कर ली है? ये आगे देखना वाकई दिलचस्प होगा।